थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है और उड़ान पोलैंड के लिए 3 दिन का विदेश दौरा, जिसमें शुरू के 2 दिन पोलैंड में रहेंगे और उसके बाद तीसरे दिन यानी कि 23 अगस्त को पहुंचेंगे यूक्रेन। पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं और रवाना होने के साथ साथ ही देश क्या विदेशों में भी चर्चा इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 साल में ऐसे पहले पीएम हैं, 45 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय पीएम पोलैंड के दौरे पर जा रहा हो। आज से 2 देशों का पीएम मोदी का दौरा, 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री और फिर 23 अगस्त को पोलैंड से यूक्रेन पहुंचेंगे। जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं पीएम मोदी। आपको याद होगा इटली में हुआ G7 समिट, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी के खास इन्विटेशन पर पीएम मोदी पहुंचे थे। वहीं पर जेलेंस्की से मुलाकात हुई थी और उस समिट के बाद में 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर पहुंचे थे पीएम मोदी, जहां पर पुतिन के इन्विटेशन पर डिनर में शामिल होने के लिए उनके घर भी पहुंचे। ऐसे में अब जब 2 मुलाकातें हुई हैं और अब ये विदेश दौरा पीएम मोदी का 3 दिन का, जिसमें 2 दिन पोलैंड और तीसरे दिन यूक्रेन जाना है, तो पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर और अलग अलग देशों में चर्चा ये तेज हो गई है कि क्या पीएम मोदी रूस यूक्रेन के बीच में चलने वाली जंग जो करीब 2.5 साल से जारी है, क्या इसे रुकवा देंगे। साथ ही साथ पोलैंड में मोदी के पहुंचने के मायने क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। मजबूत साझेदारी का मजबूत कदम उठाया जाएगा। यूरोप की 5 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आपसी हित, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच में होने वाली है। और जैसा इससे पहले भी मैंने कहा कि ये 45 साल में हो रहा है, 45 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय पीएम पोलैंड की यात्रा पर पहुंच रहा है। दोनों देशों के बीच में बेहतर रिश्ते हैं, मधुर रिश्ते हैं, जो कि और ज्यादा बेहतर होंगे इस दौरे के बाद में। साथ ही साथ आपको जानना जरूरी है भारत और पोलैंड के बीच में व्यापार कैसे फलता फूलता रहा है और आगे भविष्य में इसके चांसेस अभी क्या नजर आ रहे हैं। भारत का प्रमुख आर्थिक सहयोगी पोलैंड है। भारत और पोलैंड के बीच में व्यापार संतुलित है। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच में व्यापार पहले से बढ़ा है। साल 2023-24 में $5.72 अरब का व्यापार हुआ है। भारत ने $3.96 अरब का निर्यात किया है। भारत ने $1.76 अरब का आयात किया है। पोलैंड में भारत ने $3 अरब का निवेश किया। भारत में पोलैंड का निवेश जो है वो करीब $68 करोड़ का है। और ये ऐसी स्थितियां हैं जो बताती हैं कि किन्हीं भी 2 देशों में कैसे होंगे संबंध, वो इसी तरीके के संबंध होते हैं। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से हो, या फिर व्यापारिक रिश्ते जब सुगढ़ होंगे, जब बेहतर होंगे, मधुर होंगे, तो दोनों देश साथ में मिलकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आपको याद होगा रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध, जिस वक्त पोलैंड एक सेफ एरिया था, सेफ पैसेज था भारत लौटाने के लिए, जो भारतीय स्टूडेंट्स थे उनके लिए। पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा पर बात करते हुए पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में काफी बेसब्री है, काफी बेसब्री से इंतजार वो कर रहे हैं। हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री भारत के होंगे जो इन मेमोरियल्स में जाके अपना श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। पहले प्रधानमंत्री रहेंगे वो। मैं ये कह सकती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा विजिट रहेगा। 2 दिन का विजिट है ये, और मैं ऑलरेडी देख रही हूँ पोलिश सरकार और लोग कितना खुश हैं इस चीज से। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा एक हर्षोल्लास का माहौल ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है सरकार, पोलिश सरकार में, मीडिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेशनल स्तर है वो इतना ऊंचा है और वो यहाँ कई सालों बाद आ रहे हैं। ये भी देखिए कि ये पीएम की पहली विजिट होगी जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, इस पूरे इलाके में होगी। तो जाहिर सी बात है कि पोलिश गवर्नमेंट और लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। आप देख रहे हैं कि फ्रंट पेज न्यूज है कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कि पीएम आ रहे हैं, पीएम मोदी इज कमिंग टू पोलैंड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस विजिट से हमारे जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, इनमें मजबूती आएगी, एक डेप्थ आएगा। एक भारतीय राजदूत को आपने सुना कि हर्षोल्लास के साथ वहां लोग इंतजार कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच में रिश्ते और ज्यादा बेहतर होंगे।
अब भारत पोलैंड के बीच में व्यापार किस तरीके से चलता है और क्या बेहतर रहेगा आगे भविष्य के लिए, और क्या अभी तक की स्थिति है वो आप जान लीजिए। भारत का प्रमुख आर्थिक सहयोगी पोलैंड कहा जाता है। भारत और पोलैंड के बीच में व्यापार संतुलित है। साल 2023 से 24 दोनों देशों के बीच में व्यापार जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ा है। साल 2023-24 में 5.72 अरब डॉलर का दोनों के बीच में व्यापार हुआ है। भारत ने 3.96 अरब डॉलर का निर्यात किया है। भारत ने 1.76 अरब डॉलर का आयात किया है। पोलैंड में भारत ने 3 अरब डॉलर का निवेश किया और उधर भारत में पोलैंड का जो निवेश है वो करीब 68 करोड़ डॉलर का है। ये दोनों देशों के बीच का बेहतर तालमेल ही है और इसीलिए बहुत बेसब्री के साथ इंतजार पोलैंड में पीएम मोदी के पहुंचने का हो रहा है। अब जब थोड़ी देर पहले उड़ान भरी है, पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये भी आप जानिए। पोलैंड दौरे पर है पीएम मोदी और आज रात 8 बजे नवानगर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पीएम मोदी। जैसा कि अभी भारतीय राजदूत कह भी रही थी, ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम। रात 8:30 बजे मोंटे कैसिनो की लड़ाई में स्मारक में जाकर पुष्पांजलि देने वाले हैं। फिर इसके बाद में रात 11:30 बजे का वक्त होगा जब भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। और जब विदेशी सरजमी पर पहुंचते हैं और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में जाते हैं तो वो मौका बड़ा खास होता है और ये मौका भी खास होने वाला है। पहुंचेंगे रात 8 बजे से लेकर फिर 11:30 बजे तक का जो कार्यक्रम है वो आपने जान लिया। इस पर हम बात करेंगे क्या मायने हैं, कैसे खास है ये दौरा। कर्नल रिटायर्ड जे सोढी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल बंसल, पीएम मोदी थोड़ी देर पहले रवाना हो गए हैं, पोलैंड पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे यूक्रेन। पोलैंड को लेकर, चूंकि यूक्रेन में तो युद्ध की स्थिति है, जाहिर सी बात है जेलेंस्की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और दोनों देशों के नेता जब मिलेंगे तो वो तस्वीरें खास होंगी। युद्ध को लेकर भी जाहिर सी बात है कि बात होगी, लेकिन उससे पहले पोलैंड की बात कर लेते हैं, चूंकि 2 दिन का ये दौरा है। कैसे देख रहे हैं इस दौरे को खास आप? थैंक यू वेरी मच रचना। ये जो है इंक्रीज करेगा व्यापार को। आपको ये जो पोलैंड है, पोलैंड को करीब 25,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो हिंदुस्तान से, इंडिया से उनके पास जाएंगे, उनको वहाँ पर काम करने के लिए पॉलिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। तो इन बातों पर भी जो डिस्कशन होगा। दूसरा, जो करीब 5,000 लोग रहते हैं पोलैंड के अंदर जो हिंदुस्तानी हैं, और आईटी सेक्टर में भी हिंदुस्तान की बड़ी धाक है। इनको जो हिंदुस्तान या इंडिया एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हमारा वर्चस्व बढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का वर्चस्व बढ़ा है, तो सभी कंट्री हमारे साथ में एक अपना अच्छा व्यापार रखना चाहते हैं। क्योंकि अभी वो पोलैंड जा रहे हैं और पोलैंड के साथ साथ वो यूक्रेन में भी विजिट करेंगे और यूक्रेन में वो जाएंगे ट्रेन के द्वारा, क्योंकि नो फ्लाई जोन है उस एरिया में। वो फ्लाई वहाँ से फिर यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन में जा करके जो अभी जुलाई के महीने में जब गए थे प्राइम मिनिस्टर रशिया, तो जेलेंस्की ने कहा था कि हमारे खूनी के साथ में वो जो है ये इस तरह से मिल रहे हैं। तो ये उनको इस चीज़ का लेसन मिल जाएगा कि हमारी जो पॉलिसी है वो किसी को यश या किसी की प्रशंसा या निंदा से फर्क नहीं पड़ता। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने के नाते जो यूक्रेन के साथ में भी हमारा व्यापार है। यूक्रेन के साथ व्यापार इस तरह से है कि जो रशियन फ्रीगेट्स हैं, जो बहुत सारे नेवी के हमारे पास युद्ध पोत हैं, उनमें जौरिया एक कंपनी है यूक्रेन की, उसके साथ में वो इंजन प्रोवाइड करती है। तो 2014 में जब क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था रशिया ने, तो उस समय उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे। लेकिन सैंक्शन लगने के बाद फिर भी यूक्रेन का ने हमको वो इंजन देने की हामी भर ली थी। तो हमारे संबंध यूक्रेन के साथ में भी अच्छे हैं, रशिया के साथ में भी अच्छे हैं। तो जैसे नॉन अलाइनमेंट, क्या अभी जो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में जहाँ पर भी हो, चाहे वो रशिया के अंदर में हो या यूक्रेन के अंदर में हो। रशिया से हमें करीब 70-80% जो हमारे वेपन्स हैं वो रशिया के हैं, उनकी रिपेयर है। इस प्रकार से हमने सस्ता ऑयल उसे खरीदा, तो रशिया से भी हमने फ़ायदा उठाया। और इसी प्रकार से यूक्रेन से भी जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं वो रहेंगे। जहाँ तक इस बात का सवाल है, ये क्लियर कर दिया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री से कि इसमें कोई किसी तरह का सुलह या पीस कायम करने नहीं जा रहे। हालांकि अगर कोई मैसेज यूक्रेन देना चाहता है रशिया के लिए, तो उसको रशिया तक पहुंचा देंगे, और रशिया देना चाहता है तो यूक्रेन तक पहुंचा देंगे।
लेकिन ऐसा इसका कोई एम्स नहीं है कि वो जाकर कोई पीस प्रोसेस या कोई इस तरह की जो है वहां पर करने के लिए जा रहे हैं। वो अपने हमारे बायोलिटरल रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ये इसका जो लबोलबाब यही है इस विजिट का रचना। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारत और पोलैंड के बीच में रिश्ते और ज़्यादा मधुर और ज़्यादा बेहतर होंगे, और इससे थोड़ी देर पहले भारतीय राजदूत को भी हमने सुना जो बता रही थी कि 45 साल में ऐसे पहले ये भारतीय पीएम है जो यहाँ पर पहुँचेंगे और मेमोरियल पर पहुँचकर श्रद्धांजलि देने वाले पहले पीएम। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और ज़्यादा मधुर करते हुए, क्योंकि पिछले 45 साल में काफ़ी कुछ बदला भी है। और ऐसा चूंकि कल जापान की विदेश मंत्री भी कह रही थी भारत जो आज की डेट में है वो इससे पहले कभी था नहीं। इमेज के मामले में, महत्व के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी है। तो कर्नल सोढी, आप पोलैंड और यूक्रेन की इस यात्रा के मायने क्या देख रहे हैं और क्या इसके बाद से भारत का कद और बढ़ेगा? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का पोलैंड का दौरा, ये बहुत ही अहम वक्त पे आ रहा है, क्योंकि इसी साल भारत और पोलैंड के कूटनीतिक संबंध को स्थापित हुए 70 साल हो जाएंगे। और ये 45 साल के बाद है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां का दौरा करेंगे। पिछला दौरा 1979 में मोरारजी देसाई ने किया था। आपने जैसे सही कहा कि 45 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। आज भारत एक आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक ताकत के तौर पे उभर चुका है, जिसे हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मान सम्मान मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पोलैंड का दौरा और उसके बाद यूक्रेन का दौरा एक साफ मैसेज भेज रहा है पूरी दुनिया को कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो न्यूट्रल है, नॉन लाइंड है। अगर हम पिछले महीने रूस का दौरा कर सके, हम इस महीने यूक्रेन का दौरा भी करें। हालांकि ये दोनों देश 309 दिन से युद्ध पर है। ये एक चीज और दिखाता है कि भारत का जो स्टेचर है वो बहुत बढ़ चुका है और आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। बेशक उनके आपसी लड़ाई झगड़े हों, बेशक भारत किसी का साइड नहीं ले रहा हो, लेकिन जो भारत का जो स्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है पिछले 4 दशकों में। और मैं एक आखिरी ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि इससे हमारे जो व्यापार के संबंध है, हमारे जो सैनिक संबंध हैं, ये पोलैंड के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी बहुत बढ़ेंगे आने वाले समय में। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है ये बहुत सही समय पे आ रहा है, जो कि कई सिग्नल्स भेज रहा है पूरी दुनिया को। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग संदेश जाने वाला है इस दौरे के बाद में, क्या कोई ऐसी उम्मीद हम रख सकते हैं कि यूक्रेन पहुंचेंगे, जेलेंस्की से मिलेंगे तो जेलेंस्की को तैयार कर लेंगे रूस के सामने सरेंडर करने के लिए या फिर आपसी समझौते के लिए? रचना जी, दुनिया में 3 मेजर जियोपॉलिटिकल पावर हैं, रूस, चीन और अमेरिका। यही तीनों देश कोई भी युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। बाकी जितने देश हैं, चाहे भारत हो, यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, हम जियोपॉलिटिकल पिवट्स हैं। हम मदद कर सकते हैं, लेकिन हम मदद तभी कर सकते हैं जब 3 में से 1, 2 या सारे 3 मेजर जियोपॉलिटिकल पावर्स तैयार हों। देखिए, इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले तो ये युद्ध खत्म होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि युद्ध तब तक चले। और जैसे ही अमेरिकी चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद इस युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तक इस युद्ध को 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका दे चुका है 24 फरवरी 2022 से। और लेकिन अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? रचना जी, अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका अपनी प्रजा को दिखाना चाहता है कि वो रूस के खिलाफ है, जो रूस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है। अंदर से तो अमेरिका भी जान चुका है, नाटो भी जान चुका है कि इस युद्ध में आगे कुछ चलना नहीं है, फाइनली सीज फायर होनी है। जो रूस ने 17% यूक्रेन की जमीन पे कब्जा किया हुआ है और अभी यूक्रेन ने 1263 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया हुआ है, उसके बीच में नेगोशिएशन होंगी। और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये खींचा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक बस। मेजर जनरल बंसल, जो हालात अभी बने हुए हैं, देखिए जेलेंस्की से मुलाकात चूंकि इटली G7 समिट में भी हुई थी, साथ ही साथ उसके बाद में रूस
पहुंचे पीएम मोदी, वहां पुतिन से मुलाकात हुई, तब से ही चर्चा, चूंकि खबर आ गई थी कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में पहुंचेंगे, अब तो डेट भी सामने आ गई है, 23 अगस्त रवाना भी हो गए इनफैक्ट पीएम मोदी। तो ऐसी कई चर्चाएं हैं कि हो सकता है पीएम मोदी और भारत अहम भूमिका इन दोनों देशों के बीच में युद्ध में निभाए, या फिर सीज फायर को लेकर बात बन जाए। मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर रवाना हो चुके हैं और पीएम मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन भी पहुंचेंगे। जैसे मैंने जिक्र किया, 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम वॉर्सो की धरती पर कदम रखेगा। पीएम मोदी यहां राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और डोनाल्ड टस्क के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। साथ ही पीएम मोदी भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। पोलैंड में 25,000 के करीब भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें 5,000 के करीब छात्र हैं जो कि पढ़ने के लिए गए हैं। जिस समय रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस समय पोलैंड की सरकार और वहां के लोगों ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में बड़ा योगदान दिया था। ऑपरेशन गंगा के दौरान पोलैंड ने भारत की मदद की थी। साल 2022 में पोलैंड के रास्ते ही 4,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को युद्ध वाले इलाके से यूक्रेन से निकाला गया। ऐसे में पीएम मोदी का पोलैंड का दौरा खास है, खास ये दौरा। और हम याद कर रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत का भी। मेजर जनरल बंसल, मुझे इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा जो इससे पहले मैंने किया। साथ ही साथ जब पोलैंड का नाम हमने सुना इन दिनों, जहन में सबसे पहले ख्याल वही आया जब बसेस भरकर छात्र लौट रहे थे, तिरंगा झंडा लगाया हुआ था और पोलैंड की सीमा में आते ही लग रहा था बस अब सेफ हैं भारत के सभी छात्र, अब हिंदुस्तान वापसी हो जाएगी। बड़ी भूमिका थी उस वक्त पोलैंड की। देखिए, जो भी यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्री थे, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया, इनमें बेस बनाए गए थे उस समय कि हम पोलैंड से, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ से यूक्रेन से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आ रही थी। तो इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर यूक्रेन और रशिया ने दोनों ने युद्ध बंद करा के सेफ कॉरिडोर बनाया था कि खार्किव और जो यूक्रेन के डिफरेंट पार्ट में हैं उनको सबको जो सेफली पहुंचा दिया जाए बॉर्डर नीबरिंग कंट्रीज में। और कुछ जो जहां पर झंडा हिंदुस्तान का लगता था वहां तक कोई फायरिंग नहीं होती थी और सबको सहयोग देता था। कुछ दूसरे कंट्री के जो फंसे हुए लोग थे उनको भी इसकी सहायता या मदद मिली थी। तो ये हिंदुस्तान की एक, देखिए, 2 वारिंग कंट्री जो हैं वो दोनों रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। अदरवाइज जो एक कंट्री के साथ खड़ा होता है तो दूसरा कंट्री उसके अगेंस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। तो ये जो इस तरह की स्थिति है वो बहुत ही जो बेबाक प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं। उन्होंने हालांकि कहीं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर में कोई जो रिजोल्यूशन पास हुए हैं उस रशिया के अगेंस्ट उसमें पार्ट नहीं किया, लेकिन जो पुतिन को ये डायरेक्ट बता दिया कि बम, बारूद और गोली के नोक पर कोई शांति का रास्ता नहीं निकलता, बात से, डिप्लोमेसी से और डायलॉग से ही शांति आ सकती है, इनको ये बता दिया गया था। और जब पहली बार मिले थे प्राइम मिनिस्टर, तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये समय है जो अभी डेवलपमेंट का। तो जो एक बातें हैं वो सारी जो सबके पॉजिटिव हैं उनको बताने जा रहे हैं। जहाँ तक रशिया का और यूक्रेन का सवाल है, इसमें अमेरिका है, अमेरिका अपनी डोमिनेंस चाहता। जब ये यूक्रेन युद्ध बंद हुआ था, शुरू हुआ था, उससे पहले जो अफगान से फौजी को निकाला गया था अमेरिका ने, तो उस समय फ्रांस ने भी ये कह दिया था कि नेटो ब्रेन डेड हो चुका है, उसकी कोई वैधता नहीं थी। लेकिन इस युद्ध को करा करके सब नेटो कंट्रीज को साथ में ला दिया है। और अभी जो बाइडेन ने एक बयान दिया है कि मैंने जो है नेटो को बहुत मजबूत कर दिया है, उसके अंदर में फिनलैंड और स्वीडन को भी इंक्लूड कर दिया है। नेटो कभी इतना ये नहीं था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रशिया को ले लीजिए या यूएस को ले लीजिए, इनका उद्देश्य क्या है इस लड़ाई से। हाँ। अब जैसे रशिया ने भी अटैक किया तो उनके 7 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी 1260 जमीन पर जो कब्जा हो रूस चुका की है, सीमा में दाखिल हो गए यूक्रेनी सैनिक, अब उनके गांव और कस्बों पर कब्जा हो रहा है। आपने कहा कि गोला बारूद के दम पर कोई युद्ध जीते नहीं जाते और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शांति हो जाएगी। क्या उस शांति के लिए, उस सीज फायर के लिए शांति दूत का काम पीएम मोदी कर सकते हैं क्या? देखिए, शांति दूत का एक समझा सकता है। जब किसी के दिमाग में, जैसे
आप रशिया में लीजिए पुतिन, वो ग्राउंड रियलिटी में किसी वो अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये है कि मैं भारत जो पहले यूएसएसआर था वो बना दूं और यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लूं। जब उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो कहा था कि 3 दिन के अंदर में हम कीव को जीत लेंगे और यूक्रेन को जीत लेंगे। हाँ। फिर उनको बहुत रेसिस्टेंट मिला, लेकिन उन्होंने कुछ उससे सीखा नहीं, रिट्रीव नहीं किया। अभी मान लिया आप ये देखिए, उन्होंने कहा कई बार कि हमारी संप्रभुता पर कोई खतरा आता है, जबकि आ चुका है और रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि जो रशिया की टेरिटरी है उसमें जो यूक्रेन घुस चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं और कहते हैं फर्स्ट अटैक जो वो लंदन पे होगा या न्यूयॉर्क के ऊपर होगा, तो उससे क्या उनको ये पता नहीं है कि जो यूके के पास में भी न्यूक्लियर वेपन है और जो है यूएस के पास में भी हैं। तो ये कहते हैं इसको, इससे मैड म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन। अगर न्यूक्लियर वेपन्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके दो बड़े नुकसान ये होते हैं कि मान लिया रसिया जो है यूक्रेन की धरती पर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है, जब हवा बहेगी उनकी तरफ को, अगर जो हवा का रुख जो है वो रशिया की तरफ है, तो जो न्यूक्लियर जो कण है वो उनके यहाँ पे जाके उनको भी डैमेज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई भी कंट्री एक बार न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देता है तो दूसरे कंट्री भी उसके ऊपर में अटैक करेंगे, ऑल आउट न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा और ये दुनिया के लिए एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। और ये डिस्ट्रक्शन का मतलब सुसाइड है। उसमें अगर हम वो अपने को बचा नहीं रहे कि हम अपने को बचा रहे हैं, अपनी समृद्धता को बचा रहे हैं, वो अपने को और खतरे में डाल रहे हैं। जो उनका बचा कुछ आया है उनके सारे कंट्री के ऊपर में, वो मॉस्को ले लो, सेंट पीटर्सबर्ग ले लो, वहां पर न्यूक्लियर अटैक होने शुरू हो जाएंगे। जो उन्होंने अभी जो नेटो ने भी तो अपनी मिसाइल तानी हुई है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, नीदरलैंड के अंदर में, इटली के अंदर में, तुर्की के अंदर में, और उधर से फ्रांस के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूके के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चारों तरफ से जब अटैक होगा तो रशिया कौन सा बच जाएगा? तो वो जो थ्रेट देते हैं ये बिल्कुल इलॉजिक है और ये इनको जो अपनी जनता का कोई ख्याल नहीं है। उनके विरुद्ध अभी जनता आ चुकी है और ये सब कुछ होने के बाद कुर्स्क के अंदर में अटैक हो रहा है और जाके अजरबैजान में बैठे हुए हैं वो और अपने बंकर में बैठ जाते हैं, तो जनता को तो नुकसान ही हो रहा है ना इसको, इसका जो है। और जो एकदम कोई ठीक है, उनको आप कह रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं एकदम ठीक देता आप कह रहे है, हैं। वो सही ये बात जो सुनना नहीं चाहते। हालात जी, ये जो हालात अभी बने हुए हैं, चूंकि कर्नल सोढी अब पीएम मोदी रवाना हो गए हैं, पहले पहुंचेंगे पोलैंड, उसके बाद में जाएंगे यूक्रेन। अब जैसे इससे पहले हमने कुछ जानकारी शेयर की पोलैंड और भारत के बीच में वो व्यापारिक रिश्तों की भी और वैसे भी जो आपस में मधुर रिश्ते हैं उनकी भी। फिर हमने इसमें रूस यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत का भी जिक्र कर दिया, भारतीयों को संबोधित करेंगे, भारतीयों की संख्या क्या है ये भी बता दी। दो देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर इन्वेस्टमेंट, ये सभी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, तभी दो देशों के रिश्तों को मापा जाता है। बिल्कुल रचना जी, देखिए ये कड़वा सच है कि पैसा एक बहुत बड़ी रोल प्ले करता है किसी भी देशों के रिश्तों के बीच में। और आज भारत जब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम आस्ता आस्ता 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, आज सारी दुनिया हमें मान सत्कार के साथ देखती है, क्योंकि जिस तरह से हमने तरक्की की है, हर छोटा देश, हर बड़ा देश चाहता है कि वो भी हमें कॉपी करे, क्योंकि इतने कम समय में इतनी तरक्की करना वाकई में एक अचंभे की बात है कई देशों के लिए। जैसे हमारा जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, हमारा जो वैक्सीन स्ट्रेटेजी रही है, इतनी सफल रही है कि बड़े बड़े डेवलप्ड देश नहीं कर पाए जो भारत ने किया है। तो इस समय पे जब भारत का जो स्टेचर है अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में बहुत बढ़ चुका है, तो पोलैंड जैसे देश भी भारत से बहुत सबक और सीख लेना चाहेंगे। और इसलिए ये जो दौरा है ये पोलैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आर्थिक के साथ साथ होता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। पोलैंड और भारत के हमेशा से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं और जैसे आपने शुरू में बताया कि हमारे 25,000 लोग हैं वहां पे, और वो भी एक अहम भूमिका प्ले करेंगे इन दोनों देशों के बीच में और अच्छे रिश्ते बनाने की। ठीक है, शुक्रिया कर्नल सोढी, साथ ही साथ मेजर जनरल बंसल, आप दोनों का मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। रवाना हो गए हैं पीएम मोदी, जब पहुंचेंगे और उसके बाद में जो खास तस्वीरें सामने आएंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, इंडिया न्यूज़ सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा।